नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम रीतिकाल के कुछ और 100 प्रश्नों को देखेंगे। पिछली क्लास में हमने 100 प्रश्न देखे थे, अब उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। आशा है आपने उन 100 प्रश्नों को हल कर लिया होगा और कमेंट में बताइए कि आपने उनमें से कितने प्रश्न सही किए। प्रश्न आसान थे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अब इस क्लास में हम देखते हैं प्रश्न संख्या 101। मैं 101 या 102 नहीं बोलूंगी, 1 और 2 बोलती चलूंगी, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा था? यह प्रश्न हमने पिछली क्लास में देखा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा था। प्रश्न संख्या 2 देखिए, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि इनमें से कौन सा है? मतिराम, घनानंद, भिखारी दास या देव कवि? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन सा है? भले ही 100 प्रश्न हैं, लेकिन हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। सही उत्तर है इसका घनानंद। वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि माने जाते हैं। जिन प्रश्नों में व्याख्या की जरूरत होगी उन्हें मैं व्याख्यात कर दूंगी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, घनानंद के जीवन की वह घटना जिसके फलस्वरूप इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे थे। घनानंद के जीवन की वह कौन सी घटना है जिसके बाद इन्हें वैराग्य हो गया था और ये वृंदावन आकर भक्ति साधना करने लगे थे? सही उत्तर है प्रियतमा सुजान द्वारा इनके साथ विश्वासघात किया जाना। प्रश्न संख्या 104 देखिए। प्रश्न संख्या 104 है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह, पद्माकर, निराला या सुमित्रानंदन पंत? चंडी चरित्र किसकी रचना है? सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1664 ईस्वी में और इनका निधन कब हुआ था? निधन हुआ था 1718 ईस्वी में। कभी कभी समय भी पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। सिखों के 10वें गुरु कहे जाते हैं गुरु गोविंद सिंह और इनको सिखों के 10वें गुरु हैं, इसी कारण इन्हें 10मेश भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें 10मेश भी कहा जाता है, यह नाम भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनके बारे में एक और तथ्य याद रखिएगा कि इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने। प्रश्न संख्या 105 देखिए, सिखों के 10म ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं संकलित हैं? 15, 16, 20 या 21? सिखों के 10म ग्रंथ में गुरु गोविंद सिंह की कितनी रचनाएं संकलित की गई हैं? वो रचनाओं की संख्या है 16, ठीक है। प्रश्न संख्या 106 देखिए, गुरु गोविंद सिंह किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? चंडी चरित्र में, सुनीति प्रकाश में, 24 अवतार में या इन सभी में? सही उत्तर है इसका 24 अवतार रचना में श्रृंगार रस का भी रंग देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 7 है, विष्णु विलास किसकी रचना है? सूदन की, पद्माकर की, भूषण की या लाल कवि की? विष्णु विलास किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका लाल कवि की। भूषण विलास लाल कवि की, विष्णु विलास लाल कवि की रचना है और इसमें नायिका भेद संबंधी ग्रंथ है, 12वें छंद में यह रचित है, ठीक है। प्रश्न संख्या 108 देखिए, विनय शतक के रचयिता कौन है? तोष कवि, लाल कवि, देव कवि या वृंद कवि? विनय शतक किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका तोष कवि की रचना है। प्रश्न संख्या 109, छत्रसाल दशक किसकी रचना है? पद्माकर, भूषण, मंडन मिश्र या घनानंद? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? सही उत्तर है भूषण की रचना। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है यह भूषण की। राजा छत्रसाल की प्रशस्ति में इन्होंने लिखा था और इसमें केवल 10 कवित्त हैं, ठीक है। कितने कवित्त हैं? 10 कवित्त हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10 है, व्यंगार्थ कौमुदी के रचनाकार कौन है? मतीराम, पद्माकर, प्रताप शाही या भिखारी दास? व्यंगार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो यह रचना है प्रताप शाही की रचना। इसमें शब्द शक्ति, अलंकार स्वरूप, व्यंग्यार्थ का महत्व बताया गया है और इसके अलावा नायक नायिका भेद का भी वर्णन इसमें देखने को मिलता है।
प्रश्न संख्या 111 यानी प्रश्न संख्या 11, हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम कृति कौन सी है? हित तरंगिणी, बिहारी सतसई, वीर सतसई या मतीराम सतसई? आपको हिंदी में बताना है, हिंदी में सतसई परंपरा की प्रथम रचना कौन सी है? सही उत्तर है हित तरंगिणी। किसकी रचना है यह? कृपाराम की रचना है। कृपाराम की हित तरंगिणी 1541 ईस्वी इसका समय माना जाता है। प्रश्न संख्या 112 देखिए, आर्या सप्तशती किसकी रचना है? हाल की, गोवर्धन की, अमरूक की या कृपाराम की? ये सभी तथ्य पिछली क्लासेस में जो कंटेंट की क्लास हुई थी उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से आप तैयारी रीतिकाल की अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की रचना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए, मिलाना है और कूट का चयन करना है, ठीक है। तो रचनाएं हैं आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती, अमरूक शतक और हित तरंगिणी। अभी हमने पीछे देखा, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? गोवर्धनाचार्य की रचना है। और आर्य सप्तशती सप्तशती किसकी रचना है? हाल कवि की रचना है। अमरूक शतक अमरूक की रचना है और हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। इस तरह से इसको मिला लेंगे। प्रश्न संख्या 114 देखिए, रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई थी? सूरसागर, बीजक, पद्मावत या बिहारी सतसई? सही उत्तर है इसका बिहारी सतसई पर सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं रामचरितमानस को छोड़कर, ठीक है। तो बात करें कि किसने किस नाम से बिहारी सतसई पर टीका लिखी है, यहाँ से जानना जरूरी है। सबसे पहले तो कृष्णलाल ने लिखी थी, कृष्णलाल की टीका नाम से, ठीक है। वह दोहा सवैया में इन्होंने लिखा था। उसके अलावा लल्लू लाल ने लिखी थी लाल चंद्रिका नाम से। यह पूछी जाती है परीक्षा में कि लल्लू लाल ने किस नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, तो उन्होंने लिखी थी लाल चंद्रिका नाम से। उसके अलावा पुरोहित प्रताप नारायण ने प्रताप चंद्रिका नाम से लिखी थी। और अंबिका दत्त व्यास ने भी लिखी थी, किस नाम से लिखी थी? इन्होंने लिखी थी बिहारी बिहार नाम से, ठीक है। बिहारी विहार नाम से रोला छंद में, या पूछा जाता है कि किस छंद में लिखी थी, तो इन्होंने लिखा था इसे रोला छंद में, ठीक है। प्रश्न संख्या 115 बताइए, निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? मिश्र बंधुओं ने, शिव सिंह सेंगर ने, शुक्ल जी ने या गिरसर ने? इनमें से किसने बिहारी को कवि नहीं माना है? सही उत्तर है इसका मिश्र बंधुओं ने। इन्होंने बिहारी को कवि नहीं माना है। प्रश्न संख्या 116 है। प्रश्न संख्या 16, बिहारी किस कोटि के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त या ये सभी? बिहारी दास किस कोटि के कवि कहलाएंगे? सही उत्तर है रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आएंगे। प्रश्न संख्या 17 देखिए, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का या कृष्ण काव्य का? बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव माना जाता है? सही उत्तर है इसका फारसी कविता का। प्रश्न संख्या 18 है, बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने किया? लाल कवि ने, कृष्ण कवि ने, मिश्र बंधु ने या लल्लू लाल ने? ये तो लग रहा है कि मैंने पीछे बता ही दिया। सही उत्तर है लल्लू लाल ने लाल चंद्रिका नाम से बिहारी सतसई की टीका लिखी थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 19 देखिए, बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद में किसने लिखा है? कृष्ण कवि ने, भारतेंदु जी ने, रत्नाकर ने या कविरत्न ने? बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद में किसने लिखा है? सही उत्तर है कृष्ण कवि ने। प्रश्न संख्या 20 देखिए, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन है? लल्लू लाल, कृष्ण कवि, आनंदी लाल या मिश्र बंधु? बिहारी सतसई पर सबसे पहले टीका किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण कवि। सबसे पहले कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी थी। प्रश्न संख्या 121 है, बिहारी सतसई की सबसे प्रामाणिक टीका किसकी है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की, लल्लू लाल की, जगन्नाथ दास रत्नाकर की या आनंदी लाल शर्मा की? बिहारी सतसई पर सबसे प्रामाणिक टीका किसने लिखी है? सही उत्तर है इसका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है। किस भाषा में लिखी है? खड़ी बोली गद्य में लिखी है।
प्रश्न संख्या 122 है, बिहारी के कुछ दोहों पर कुंडलिया छंद के रचनाकार कौन है? गिरिधर कविराय, महाराजा मान सिंह द्विजदेव, सत्यनारायण कविरत्न या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बिहारी के कुछ दोहे पर कुंडलिया छंद किसने लिखा है? सही उत्तर है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। बिहारी के दोहों का इन्होंने कुंडलिया छंद में लिखा है दोहों को। प्रश्न संख्या 23 देखिए, बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? मुक्तक है, प्रबंध है, चंपू है या प्रशस्ति है? बिहारी सतसई किस कोटि का काव्य है? सही उत्तर है मुक्तक काव्य है यह। प्रश्न संख्या 124 बताइए, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आनंदीलाल शर्मा ने, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने या कृष्ण कवि ने? किसने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुंशी देवी प्रसाद ने। इन्होंने किस नाम से किया था? गुलदस्त बिहारी नाम से इन्होंने बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया था। प्रश्न संख्या 25 देखिए, बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? 500, 610, 713, 905। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? सही उत्तर है 713 दोहे हैं। प्रश्न संख्या 26 बताइए, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? 300, 400, 500 या 600? कितने दोहे इनमें श्रृंगारिक हैं? कुल दोहों की बात करें तो 713 हैं, लेकिन कितने दोहे श्रृंगारिक हैं? वह हैं 600। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 बताइए, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षीय मेघ से किसने की थी? बिहारी की तुलना पीयूष वर्षीय मेघ से किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी ने। राधाचरण गोस्वामी का एक कथन है, कहते हैं कि यदि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास हैं तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं। तो यह कथन देकर भी पूछा जा सकता है कि यह कथन किसका है? तो यह है राधाचरण गोस्वामी का, और राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ कहा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 28 देखिए, बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? गिलक्राइस्ट ने, रेवरेंड एडविन ग्रेव्स ने, डॉक्टर ग्रेयर्सन ने या मैक्स मुलर ने? बिहारी को शब्दों का चतुर प्रयोक्ता मात्र किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। रेवरेंड एडविन ग्रेव्स ने कहा है बिहारी को चतुर शब्दों का प्रयोक्ता मात्र। प्रश्न संख्या 129 यानी 29 देखिए, प्रश्न है, रनित भृंग घंटावली झरित दान मधु नीर में बिहारी ने किसका वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का, राजा जयसिंह के यश का, वसंत ऋतु का या विरही नायिका का? सही उत्तर है वसंत ऋतु का। इसमें बिहारी ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 30 देखिए, ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या राजस्थानी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। ध्रुवपद गायन का संबंध किस भाषा से है? सही उत्तर है ब्रज भाषा से। प्रश्न संख्या 31 बताइए, बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी किसने कहा? शुक्ल जी ने, पदम सिंह शर्मा ने, नामवर सिंह ने या शिवदान सिंह चौहान ने? यह पूछा गया प्रश्न है पिछली परीक्षाओं में। सही उत्तर है पदम सिंह शर्मा ने। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। इन्होंने कहा है कि बिहारी का काव्य शक्कर की रोटी है, जिधर से भी खाओ मीठी ही लगती है। प्रश्न संख्या 32 है, रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन है? बोधा, बिहारी, सेनापति या मतीराम? रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि इनमें से कौन है? रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन सबसे अच्छा माना जाता है सेनापति का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 देखिए, श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? बिहारी, घनानंद, सेनापति या आलम? श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता संपन्न कवि कौन है? सही उत्तर है सेनापति। सेनापति की काव्य में श्लेष चमत्कार देखने को मिलता है, यानी श्लेष अलंकार ज्यादा देखने को मिलता है।
प्रश्न संख्या 34 बताइए, रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? देव से, घनानंद से, सेनापति से या रसलीन से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ। रीतिकालीन कवियों में बिहारी की तुलना किससे की गई है? सही उत्तर है देव, देव से की गई है। देव और बिहारी, बिहारी और देव तुलनात्मक रचनाएं लिखी गई हैं इन दोनों के ऊपर। प्रश्न संख्या 35 देखिए, शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? 70, 72, 20 या 22? शिव सिंह सरोज में कविवर देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख है? सही उत्तर की बात करें तो 80 हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। शिव सिंह सरोज में कविवर देव के ग्रंथों का 80 ग्रंथों का उल्लेख किया गया है, यानी कि ठाकुर शिव सिंह देव के ग्रंथों की संख्या 80 मानते हैं। वहीं अगर अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, नगेंद्र अलग अलग विद्वानों के अनुसार पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार परीक्षा में शुक्ल जी के अनुसार देव की रचनाओं की संख्या पूछी गई थी। तो हम इसको देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं देव की रचनाओं की संख्या 74, और एक बहुत ही अच्छे आलोचक माने गए हैं गुलाब राय। ठीक है, गुलाब राय देव की कितनी रचनाओं को मानते हैं? तो यह मानते हैं इसकी संख्या 52। और शुक्ल जी कितना मानते हैं? शुक्ल जी का भी तो प्रश्न पूछा गया था, तो शुक्ल जी देव की रचनाओं की संख्या मानते हैं 23। ठीक है, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, शिव सिंह सेंगर देव की रचनाएं 80 मानते हैं, डॉक्टर नगेंद्र 74 मानते हैं, शुक्ल जी 23 मानते हैं और गुलाब राय 52 मानते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 है, कविवर देव का वास्तविक नाम क्या था? देव सिंह, देव कुमार, देवदत्त या देवशरण? देव का वास्तविक नाम क्या है, या कह सकते हैं कि पूरा नाम क्या है? तो देव का पूरा नाम या वास्तविक नाम है देवदत्त। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 देखिए, प्रश्न संख्या 37 है, नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कवियों में सर्वोपरि कौन है? देव, वृंद, आलम या मुबारक? सही उत्तर है देव। नायिका भेद की दृष्टि से प्रौढ़तम रचना करने वाले आचार्य कौन है? देव हैं। प्रश्न संख्या 38 है, नायिका भेद वर्णन की दृष्टि से प्रमुख ग्रंथ सुख सागर तरंग के रचनाकार कौन है? मतीराम, देव, भिखारी दास या भूषण? सुख सागर तरंग किसकी रचना है? सही उत्तर है देव। यह देव की रचना है। और किस प्रकार की रचना है यह? इसमें सभी काव्यांगों की विवेचना की गई है सुख सागर तरंग में। प्रश्न संख्या 39 देखिए, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, ठाकुर, पद्माकर या बोधा? गंगा लहरी किसकी रचना है? सही उत्तर है पद्माकर। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। प्रश्न संख्या 40 देखिए, देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है? कई बार देव रीतिबद्ध कवि हैं, ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहे और इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बात करें असत्य कथन की तो कौन सा हो जाएगा असत्य? इन्होंने नायिका भेद का वर्णन नहीं किया है। इन्होंने नायिका भेद का ही तो सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा वर्णन किया है, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखिए, देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की है? इनमें से भाव विलास, रस विलास, जाति विलास या नीति शतक? पिछली क्लास में हम यह देख चुके हैं। देव की पहली रचना सबसे पहले इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? भाव विलास की रचना की थी। ऐसा माना जाता है कि इन्होंने इसे केवल 16 वर्ष की अवस्था में लिखा था। प्रश्न संख्या 42 देखिए, प्रश्न संख्या 42 है, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? चमत्कार प्रदर्शन, काव्य शास्त्रीय मत विवेचन में विरोधाभास, परंपरागत मान्यताओं का समर्थन या विषय की विविधता? इनमें से कौन सा कारण ऐसा है जो देव को अधिक प्रभावशाली आचार्य बनने से रोकता है? सही उत्तर है इसका काव्य शास्त्री मत विवेचन में विरोधाभास। प्रश्न संख्या 43 देखिए, साहित्यानंद किसकी रचना है? देव कवि, वृंद कवि, ग्वाल कवि या गोप कवि? साहित्यानंद किसकी रचना है?
बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, यह परीक्षा में पूछी जा सकती है। अभी हम इसके बारे में थोड़े से तथ्य देखेंगे। सबसे पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि साहित्यानंद किसकी रचना है। सही उत्तर है इसका ग्वाल कवि। ग्वाल कवि की रचना है और यह सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। इसमें 2443 छंद हैं। ठीक है, तो यह बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। कितने छंद हैं? 2443 छंद हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो इसमें 597 गद्य टीकाएं हैं। ठीक है, यहाँ से संख्याओं वाले जितने भी तथ्य होते हैं ना, उन्हें याद रखिए। ठीक है, 597 गद्य टीकाएं हैं और इसके अलावा अगर बात करें इसमें, तो इसमें क्या है, 382 मानचित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। 382 मानचित्र हैं। इस तरह से यह काफी विशाल, बहुत ही बड़ा एक ग्रंथ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 144 यानी कि प्रश्न संख्या 44 बताइए। रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ किसके हैं? छंद विवेचन के, गुण विवेचन के, शब्द शक्ति विवेचन के या रस विवेचन के? रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ इनमें से किसके लिखे गए हैं? सही उत्तर है इसका रस विवेचन के। प्रश्न संख्या 45 देखिए। रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी सिंह, पूरन सिंह, देवदत्त या रसिक रंजन? रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर है इसका पृथ्वी सिंह। रसनिधि का वास्तविक नाम था पृथ्वी सिंह। इनका रचना काल क्या है? जन्म और निधन के वर्ष तो नहीं मिलते हैं, लेकिन रचना काल मिलता है इनका। इनका रचना काल है 1603 ईस्वी से लेकर के 1660 ईस्वी के बीच। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 46। रतन हजारा के रचनाकार कौन है? रतनलाल, रसनिधि, आलम या भिखारी दास? रतन हजारा किसकी रचना है? किसकी रचना है? रसनिधि की रचना है ना। सही उत्तर है ऑप्शन बी, रसनिधि। रतन हजारा रसनिधि की रचना है। इंपॉर्टेंट रचना है क्योंकि इसको इन्होंने बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखा था। ठीक है, इसमें कितने पद हैं? इसमें है 1024 पद। ठीक है, तो इस यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रसनिधि की कौन सी रचना, ठीक है, बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई? तो वो रचना है रतन हजारा। इसमें किस प्रकार के पद हैं? इसमें श्रृंगार, नीति, वैराग्य, भक्ति संबंधी पद इसमें संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 47 है। रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत कवि के रूप में कौन विख्यात है? पजनेस, बिहारी, द्विजदेव या सेनापति? रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि के रूप में कौन विख्यात है? रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतिम कवि जो माने जाते हैं वो है द्विजदेव। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 48 है। आलमकृत माधवानल काम कंदला की भाषा क्या है? खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रज या अवधी? आलम की रचना है माधवानल काम कंदला। यह किस भाषा की रचना है? रीतिकाल में हम देखते हैं ब्रज भाषा की प्रधानता है, लेकिन आलम की यह रचना माधवानल काम कंदला अवधी भाषा की रचना है। प्रश्न संख्या 49 है। खंड काव्य श्याम सनेही के रचनाकार कौन है? आलम, बोधा, घनानंद या सेनापति? श्याम सनेही किसकी रचना है? सही उत्तर है आलम। श्याम सनेही आलम की रचना है। प्रश्न संख्या 50 बताइए। इश्कनामा यानी कि सुभान दंपति विलास की रचनाकार कौन है? आलम, बोधा, मुबारक या रसलीन? इश्कनामा यानी कि इसका दूसरा नाम है सुभान दंपति विलास। ठीक है, तो इसके रचनाकार कौन है? सही उत्तर है बोधा। यह रचना बोधा की है और अन्य नाम सुभान दंपति विलास है। तो इस नाम से यह रचना पूछी जा सकती है। सुभान दंपति विलास किसकी रचना है? तो यह है बोधा की रचना। प्रश्न संख्या 51 है। बोधाकृत विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? मुक्तक काव्य, प्रशस्ति काव्य, प्रबंध काव्य या चंपू काव्य? बोधा की रचना विरह वारिस किस प्रकार की रचना है? सही उत्तर है प्रबंध काव्य। यह एक प्रबंध काव्य है। रीतिकाल में मुक्तक काव्यों की प्रधानता रही है, लेकिन बोधा की यह विरह वारिस रचना प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 52 बताइए। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन है? राज दरबारी संस्कृति, धन प्राप्ति की कामना,
सुजान या सुबहान। बोधा के काव्य की प्रेरक शक्ति उनकी प्रेमिका है सुजान। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 53 है। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? रत्नाकर, पद्माकर, भारतेंदु या राधाचरण गोस्वामी। गंगा अवतरण किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। वीर सतसई के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। वीर सतसई किसकी रचना है? भारतेंदु जी की, वियोगी हरि की, बिहारी की या कृपाराम की। सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि। वियोगी हरि की रचना है वीर सतसई। अब देखते हैं कुछ क्रम से लगाने वाले प्रश्न, इंपॉर्टेंट है यहाँ। निम्नलिखित कवियों को उनके काल क्रम के अनुसार सही सुमेलित करना, कौन सही से लगा हुआ है यह आपको बताना है। और कवियों में है केशव दास, बिहारी दास, सेनापति और कृपाराम। तो सबसे पहले तो कृपाराम आएंगे, इनका समय मुझे नहीं मिला, लेकिन सबसे पहले कृपाराम आएंगे केशव दास से पहले। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि समय देख लेते हैं। अगर केशव दास के समय की बात करें तो कब है इनका समय माना जाता है 1555। और सेनापति के समय की बात करें तो इनका समय हो जाएगा 1589। ठीक है, इनका समय क्या हो जाएगा 1589। और बिहारी का समय क्या हो जाएगा 1595। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 56 देखिए। प्रश्न संख्या 56 है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? और रचनाएं हैं सुधा निधि, काव्य निर्णय, रसाड़ो और रस रहस्य। रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सुधा निधि के समय की बात करें तो इसका समय है 1634 ईस्वी। उसके बाद अगर काव्य निर्णय की बात करें तो काव्य निर्णय जो है भिखारी दास की रचना है और इसका समय है 1746 ईस्वी। रसाड़ो किसकी रचना है? रसाड़ो है सुखदेव मिश्र की रचना और इसका समय है 1703 ईस्वी। और उसके अलावा अगर बात करें रस रहस्य की तो यह किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है क्या? कुलपति मिश्र की रचना है और इसका समय है 1670 ईस्वी। तो इस तरह से अगर सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले रचना आएगी सुधा निधि 1634 ईस्वी। उसके बाद रचना आएगी रस रहस्य जिसका समय है 1670 ईस्वी। उसके बाद आ जाएगी हमारी रचना रसाड़ो 1703 ईस्वी इसका समय हो जाएगा। और उसके बाद काव्य निर्णय जो कि 1746 ईस्वी में यह है। सुधा निधि किसकी रचना है? यह तोष निधि की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 157 देखिए। कालक्रम की दृष्टि से हमें फिर से सही क्रम में लगाना है। रचनाएं हैं सुधा निधि, ललित ललाम, जाति विलास और रस प्रबोध। अभी हमने पीछे देखा सुधा निधि की रचना काल को। सुधा निधि का रचना काल क्या है? 1634 ईस्वी है। और ललित ललाम की बात करें तो यह है 1659 ईस्वी में। रचनाओं को आप लोग जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं रीतिकाल की उनके समय को जरूर याद रखिए। जाति विलास देव की रचना है 1723 ईस्वी इसका समय माना जाता है। अगर बात करें रस प्रबोध की, किसकी रचना है या रसलीन की रचना है। तो इस तरह से इनका समय हो जाएगा। रस प्रबोध 1741 ईस्वी में है। तो इस तरह से तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले सुधा निधि आएगी, फिर ललित ललाम, फिर जाति विलास और उसके बाद रस प्रबोध। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। हमें रचनाओं को रचनाकारों से सुमेलित करना है और कूट का चयन करना है। तो अगर कूट हम लेते हैं तो यह काफी छोटा दिखता है, तो हम ऐसा करते हैं कि कूट नहीं लेते हैं, हम सिर्फ मिला लेते हैं। ठीक है, कवियों की बात करें तो केशव दास है, मतीराम है, भूषण है और देव है। रचनाएं हैं ललित ललाम, रसिक प्रिया, भाव विलास, आर्य सप्तश्री और शिवा बावनी। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? केशवदास की रचना हो जाएगी रसिक प्रिया। और मतीराम की रचना कौन सी हो जाएगी? ललित ललाम। भूषण की रचना कौन सी हो जाएगी? भूषण की रचना हो जाएगी शिवा बावनी। और देव की रचना हो जाएगी भाव विलास। कमेंट में बताइए आर्य सप्तशती किसकी रचना है? पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखिए। हमें फिर से रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है। रचनाएं हैं वीर सतसई, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका और बिहारी सवैया। मिला लेते हैं। सबसे पहले वीर सतसई किसकी रचना है? वीर सतसई है वियोगी हरि की रचना। बिहारी रत्नाकर किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना।
लाल चंद्रिका बिहारी सतसई की टीका है, लल्लू लाल जी ने लिखी थी, और बिहारी सवैया लिखा था कृष्ण कवि ने। ठीक है, इस तरह से यह मिला लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। कालक्रम के अनुसार हमें सही क्रम में लगाना है, और कवि हैं रहीम, देव पद्माकर और प्रताप शाही। तो सबको अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले हम रहीम का समय देखते हैं। रहीम का समय क्या माना जाता है? इनका समय माना जाता है 1556। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें देव का समय कब माना जाता है? 1673। और पद्माकर आएंगे 1753 में। 1753 में। और उसके अलावा प्रताप शाही का समय आप लोग कमेंट करके बताइए। इस तरह से ये ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। सबसे पहले रहीम आएंगे, उसके बाद देव, उसके बाद पद्माकर, उसके बाद प्रताप शाही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 161 है। रचनाओं और रचनाकारों का युग्म दिया हुआ है, कौन सा असंगत है यह बताना है। रसविलास देवकवि, व्यंग्यार्थ कौमुदी पद्माकर, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास या रसराज मतीराम, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है व्यंग्यार्थ कौमुदी पद्माकर। यह सही सुमेलित नहीं है ना, क्योंकि व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 62 बताइए, कौन सा युग्म असंगत है? भाषा भूषण जसवंत सिंह, ललित राम मतीराम, कविकुल कंठाभरण भूषण या पद्माकर का पद्माभरण, कौन सा युग्म असंगत है यानी सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है कविकुल कंठाभरण। भूषण की रचना नहीं है ना यह किसकी रचना है? यह दूल्हा कवि की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 देखिए, कौन सा युग्म असंगत है? छंदमाला केशवदास, छंदसार मतीराम, वृत्त विचार सुखदेव और छंदों पिंगल वृंद कवि, कौन सा युग्म असंगत है? असंगत युग्म हो जाएगा छंदों पिंगल। छंदों पिंगल वृंद कवि की रचना नहीं है। किसकी रचना है यह है भिखारी दास की रचना। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है यह भिखारी दास की। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 बताइए, इसमें भी आपको असंगत बताना है। रसिक प्रिया बोधा सुधानिधि तोष कवि, रस सारांश भिखारी दास या रस प्रबोध रसलीन, कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। रसिक प्रिया बोधा की रचना नहीं है। किसकी रचना है यह रचना हो जाएगी केशव दास की। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है केशव दास की। हमें फिर से रचनाओं को उनके रचनाकारों से मिलाना है। प्रश्न संख्या 65 में रचनाएं हैं काव्य कल्प द्रुम, सतसई की टीका, रतन हजारा और श्रृंगार लतिका। ठीक है, इन्हें मिला लेते हैं। सबसे पहले काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना हो जाएगी? यह सेनापति की रचना है। ठीक है, सतसई की टीका लिखी थी सबसे पहले कृष्ण कवि ने। रतन हजारा किसकी रचना है? रतन हजारा बिहारी सतसई के अनुकरण पर लिखी गई थी। किसकी रचना है? रसनिधि की रचना है। और श्रृंगार लतिका किसकी रचना है? श्रृंगार लतिका किसकी रचना हो जाएगी? लतिका हो जाएगी द्विजदेव की रचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। हमें पंक्तियां दी गई हैं और कवि दिए गए हैं। पंक्तियां किसकी हैं और कवि किसके हैं, यह हमें मिलाना है। यह प्रश्न काफी बड़ा है, क्योंकि इसमें हम कूट का चयन नहीं कर पाएंगे, तो हम केवल मिला लेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 66 बताइएगा आप लोग। सबसे पहले मिला लेते हैं। राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है, या किसकी पंक्ति है? ये सभी पंक्तियां ना पिछली क्लास में हमने देखा था। दो क्लासेस हुई हैं रीतिकाल के कंटेंट की क्लास, जिनमें सबसे पहली क्लास में हमने रीतिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था पॉइंट पॉइंट में। उसके बाद दूसरी क्लास जो हुई थी रीतिकाल की, उसमें हमने रीतिकाल से संबंधित विद्वानों के कथन और रीतिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखा था। तो अभी तक आपने वह क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को जरूर देखिए, उससे आपका रीतिकाल पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप उस क्लास को स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। हालांकि मैं तो क्लास में बहुत जल्दी जल्दी ही बोलती हूँ, लेकिन आप उस क्लास को स्पीड बढ़ाकर बहुत कम समय में रीतिकाल का रिवीजन कीजिए, क्योंकि समय भी तो कम बचा है। तो राधा कन्हई सुमिरन को बहानो है किसकी पंक्ति है? यह है भिखारी दास की पंक्ति। ठीक है, कुंदन को रंग फीको लागो किसकी पंक्ति है? यह है मतीराम की पंक्ति। उसके अलावा अगर बात करें दारा की न दौर की, यह रारी नहीं खुजूबे की, यह किसकी पंक्ति है? भूषण की पंक्ति है। वीर रस से संबंधित यह पंक्ति है। उसके अलावा यह पंक्ति है बहुत ही महत्वपूर्ण, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, तो यह पंक्ति है सेनापति की।
प्रश्न संख्या 67 में भी पंक्तियां हैं और आपको इन्हें मिलाना है। हालांकि इन मिलान वाले प्रश्नों में हमें आपको एक साथ 4-4 पंक्तियां तैयार हो जा रही हैं, ठीक है, कि कौन सी पंक्ति किसकी है, तो यह इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा देखिए और अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। देखी दोपहरी जेठ की छाहो चाहती छाह, किसकी पंक्ति हो जाएगी यहाँ, यह बिहारी की पंक्ति हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें लोघन कवित्त की वो खेल करी जानो है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है रीतिकाल की, किसकी है यह, ठाकुर की पंक्ति है। उसके अलावा अति सूधो स्नेह को मारग है, जहाँ नेकु सयाना बाक नहीं, यह किसकी पंक्ति है, यह है घनानंद की, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति। उसके अलावा तुलसी गंग दुई भवे शुकैन के सरदार, यह है भिखारी दास की पंक्ति, ठीक है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, यह भी पंक्ति है और आपको कवियों से मिलान करना है, ठीक है। उर्जनी उजरनी बसी है आखिन अखियान देखो, यह किसकी पंक्ति हो जाएगी, यह पंक्ति है घनानंद की, ठीक है। जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत की माँ है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है ना, जीवन में भी सीख देती है। जानी परत है काक पिक ऋतु बसंत की माँ ही, तो यह पंक्ति है वृंद कवि की, ठीक है, यानी कि बी का हो जाएगा 5। और ऑप्शन सी है इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ सुअंभ पर, तो यह किसकी पंक्ति हो जाएगी, यह हो जाएगी भूषण की वीर रस से संबंधित पंक्ति। उसके अलावा नवरस सब संसार में नवरस में संसार, यह किसकी पंक्ति हो जाएगी, यह हो जाएगी देव पंक्ति की, ठीक है। प्रश्न संख्या अब प्रश्न संख्या 69 देखते हैं और यहाँ से जो है केवल काव्य पंक्तियां पूछी गई हैं कि काव्य पंक्तियां किसकी हैं। सबसे पहले यह पंक्ति है, देखते हैं। सभी पंक्तियों से, जितने भी पंक्तियों से संबंधित प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, किसकी पंक्ति है, चिंतामणि, बिहारी, कृष्ण कवि या भिखारी दास। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें, भिखारी दास की यह पंक्ति है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। पंक्तियों वाली क्लास आप लोग देख लीजिएगा अगर यहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हो। प्रश्न संख्या 70 है, थोरे क्रम क्रम ते कही अलंकार की रीति, दूल्हा कवि, देव कवि, लाल कवि या वृंद कवि। ये सभी प्रश्न पंक्तियों से संबंधित होने वाले हैं। अब यहाँ प्रश्न संख्या 70 से प्रश्न संख्या 100 तक हम पंक्तियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। अगर आपने पंक्तियों वाली क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देखिए अगर आपके यहाँ से प्रश्न गलत हो रहे हैं। सही उत्तर है इसका दूल्हा कवि, यह पंक्ति है दूल्हा कवि की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र, किसकी पंक्ति है, चिंतामणि, केशवदास, देव या मतीराम। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र पंक्ति किसकी है, केशवदास की पंक्ति है ना। राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 72 देखिए, अविधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन, यह पंक्ति किसकी है, वृंद, मतीराम, देव या भिखारी दास। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाहीन, सही उत्तर है देव, देव कवि की यह पंक्ति है। प्रश्न संख्या 73 है, डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी देव, यह किसकी पंक्ति है, दूल्हा कवि, मतीराम, रसखान या देव कवि। इन पंक्तियों में पूछा जा सकता है कि किसका वर्णन किया गया है। इसमें ना बसंत, शिशु बसंत का वर्णन किया गया है, जिसको प्रकृति जो है पालना डालकर और बिछौना, उसमें नए नए पत्तों के बिछौने यानी कि बिस्तर बिछा करके उसको जो है झुंगोला यानी कि धीरे धीरे झुला करके जो है उसको खिला रही है, ठीक है। तो यहाँ प्रकृति वर्णन है, वसंत, बालक वसंत का चित्रण किया गया है इन पंक्तियों में। किसकी है यह पंक्तियां, देव कवि की हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 है, नवरस सब संसार में नवरस में संसार, नवरस सार श्रृंगार रस युगल सार श्रृंगार। इसकी पहली पंक्ति अभी हमने पीछे देखा था, ठीक है, किसकी पंक्ति थी यह, सही उत्तर है देव, देव की यह पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 175 यानी कि प्रश्न संख्या 75 है, वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह किसकी पंक्ति है, सेनापति, वृंद, बिहारी या बोधा। वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, यह पंक्ति है सेनापति की। प्रश्न संख्या 76 देखिए, तेरे नैन मेरे मन के खिलौना, यह किसकी पंक्ति है,
तेरे नैन मेरे नैन के खिलौना। सही उत्तर है सेनापति। यह सेनापति की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 77 है, फागु की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर या भूषण, किसकी पंक्ति है यह? पद्माकर की पंक्ति है। इस पंक्ति को हमने पिछली क्लास में देखा था जब कंटेंट की क्लास हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 78 देखिए, क्यों इन आखिन सो निहंसक हवे मोहन को तन पानीय पीजे। किसकी पंक्ति है? देव, वृंद, गिरधर कविराय या मतीराम। सही उत्तर है मतीराम। यह मतीराम की पंक्तियां हैं। आगे बढ़ते हैं। यह तो बहुत बात पूछी जा चुकी है। ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। लोगों ने तो कविता करना खेल समझ लिया है। ठीक है। किसकी पंक्ति है? ठाकुर, पजनेश, पद्माकर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ठाकुर। यह पंक्तियां ठाकुर की हैं। प्रश्न संख्या 80 है, लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह किसकी पंक्ति है? सेनापति, घनानंद, सूरत मिश्र या मंडन मिश्र। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह पंक्ति है घनानंद की। ठीक है। प्रश्न संख्या 81 है, हुए है घरी भाग उघरी। यह किसकी पंक्ति है? गोवर्धन, बोधा, घनानंद या आलम। यह पंक्ति है घनानंद की। ठीक है। प्रश्न संख्या 82 देखिए, आनंद विधान सुखदानी दुखियान दे। यह किसकी पंक्ति है? देव कवि, वृंद कवि, कृपाराम या घनानंद। यह पूछी जा चुकी पंक्ति है तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। आनंद विधान सुखदानी दुखियान दे, यह पंक्ति है घनानंद की। राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 83 देखिए, यहाँ साचे चले तजी आपन पो जिसके कपटी जे निशांक नहीं। यह भी पूछी जा चुकी पंक्ति है। नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछी जा चुकी है। लेकिन अगर कोई पंक्ति पूछी जा चुकी है, चाहे वो किसी भी परीक्षा में है, तो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। सही उत्तर है घनानंद। या घनानंद की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 84 है, बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहा मो जी गति को परसे। यह किसकी पंक्ति है? मुबारक, घनानंद, रसलीन या आलम। बिछुरे मिले मीन पतंग दशा कहा मो जी गति को परसे। सही उत्तर है घनानंद। यह भी पंक्ति घनानंद की है। घनानंद की सभी पंक्तियां महत्वपूर्ण होती हैं। प्रश्न संख्या 85 है, देह देह दहे न रहे सुधि गेह की भूली हूँ नेह को नाम न लीजे। यह किसकी पंक्ति है? बोधा, आलम, घनानंद या सेनापति। यह पंक्ति है घनानंद की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी के धार पर धावनो है। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। चिंतामणि की, घनानंद की, सेनापति की या बोधा की। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी के धार पे धावनो है। यह पंक्ति है बोधा की और कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा आप लोग कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 87 देखिए, काम कंदला सी त्रिया नर माधव सा सो होए। यह पंक्ति किसकी है? बोधा, रसलीन, घनानंद या मतीराम। किसकी पंक्ति है? काम कंदला सी त्रिया नर माधव सो होए। यह पंक्ति भी बोधा की है और महत्वपूर्ण पंक्ति है। अब तक नहीं पूछी गई है तो आगे पूछी जा सकती है। प्रश्न संख्या 88 देखिए, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने। यह किसकी पंक्ति है? घनानंद, ब्रजनाथ, बोधा या आलम। सही उत्तर है ब्रजनाथ। यह पंक्ति है ब्रजनाथ की। प्रश्न संख्या 89 है, सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी। यह पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है यह। देव की, वृंद की, भूषण की या पद्माकर की। पिछली क्लास में देख चुके हैं इस पंक्ति को। यह पंक्ति है भूषण की। सिवा जो न होत तो सुनत कौन सबकी। प्रश्न संख्या 90 देखिए, इंपॉर्टेंट पंक्ति है यह और पूछी गई पंक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहि काल अली कली
सोही बधियों आगे कौन हवाल। यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास, सेनापति, देव कवि या बिहारी। यह पंक्तियां हैं बिहारी की और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। अन्योक्ति अलंकार इसमें देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 191 है, गुरु कहियो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगर सो। किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ, दूल्हा, रसनिधि या पजनेस। 191 का क्या होगा उत्तर? सही उत्तर है इसका ब्रजनाथ। यह ब्रजनाथ की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 92, यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी जा चुकी है कि इत आवत चली जात उत चली छह सातक हाथ। यह किसकी पंक्ति है? रहीम, बिहारी, तुलसी या कबीर। सही उत्तर है बिहारी। यह पंक्ति है बिहारी की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 93 माफ कीजिएगा, प्रश्न संख्या 93 है, रस भावों के वश है और कविता शब्दार्थ के। यह किसका कथन है? शुक्ल जी का, कृष्ण कवि का, देव कवि का या लाल कवि का। रस भावों के वश है और कविता शब्दार्थ के। यह एक कथन है, किस आचार्य का है? यह है देव का। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं, शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। यह कथन किसका है? भूषण, पद्माकर, भिखारी दास या देव। शब्दार्थ का सार काव्य है और काव्य का सार रस है। यह कथन किसका हो जाएगा? यह भी कथन है देव का। प्रश्न संख्या 95 देखिए, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी या राम कुमार वर्मा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, रीतिकाल का सम्यक प्रवर्तन केशव दास द्वारा भक्ति काल में ही हो गया था। यह कथन किसका है? सही उत्तर है इसका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का यह कथन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96 देखिए, यह भी एक कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है, काफी बड़ा है लेकिन पूछा जा सकता है। काव्य परंपरा को न मानने वाला काव्य अंधा, शब्द प्रयोग में औचित्य का प्रयोग न मानने वाला काव्य बधिर और छंद दोष से युक्त काव्य पंगु, अलंकार रहित काव्य नग्न और अर्थ रहित काव्य मृतक तुल्य है। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह, केशवदास, बिहारी या आलम। यह कथन किसका है आपको बताना है। सही उत्तर है केशवदास। यह कथन केशवदास का है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, इंपॉर्टेंट है अभी। मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं मिलती। मैक्स मूलर, बुहलर, डॉक्टर गियर्सन या गिलक्राइस्ट। किसका कथन है यह? मेरी जानकारी में बिहारी जैसी रचनाएं यूरोप के किसी भी भाषा में नहीं मिलती। यह कथन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 देखिए, किसी भी कवि का यश उसकी रचनाओं के परिणाम के हिसाब से नहीं होता, गुण के हिसाब से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें संदेह नहीं है। वासुदेव सिंह, रामकुमार शर्मा, डॉक्टर गियर्सन या रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है यह? शुक्ल जी का यह कथन है बिहारी के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 199 है, केशव अलंकारवादी कवि हैं। यह कथन किसका है? शुक्ल जी, वियोगी हरि, डॉक्टर नगेंद्र, वासुदेव सिंह। केशव अलंकारवादी आचार्य हैं। यह कथन किसका है? सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी का यह कथन है। और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 200। ये यानी कि गहनानंद साक्षात रसमूर्ति और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में है। यह कथन किसका है? सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और यह क्लास खत्म हो गई। यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए 100 प्रश्नों में से, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जल्दी ही गद्य विधाओं की क्लास में मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा खत्म कर लें तब करते हैं, ठीक है? नहीं तो देखती हूँ अगर बीच में समय मिल जाता है तो मैं गद्य विधाओं पर भी क्लासेस बनाऊंगी, ठीक है?
धन्यवाद।